आज हम हिमनद के अपरदनात्मक स्थल रूप यानी पर्वतीय हिमनद के अपरदनात्मक स्थल रूप के बारे में अध्ययन करेंगे। अपरदनात्मक स्थल रूप में यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्क, टार्न, हार्न, नुनाटक, श्रग उच्च, क्रेगनटेल, भेड़ पीठ सैल या रासमुटोने, हिम सोपान आदि हैं, लेकिन आज हम सर्क, यू आकार की घाटी एवं लटकती घाटियाँ, टार्न, अरेत, हार्न आदि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है सर्क। अपरदनात्मक स्थल रूप है और यहाँ आप सर्क का डायग्राम भी देख पा रहे हो। घाटी हिमनद द्वारा बनने वाले जो स्थल रूप हैं उनमें एक महत्वपूर्ण स्थल रूप होता है। सर्क हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्धवर्ताकार या कटोरे के आकार का विशाल गहरा गर्त होता है और इसमें आप देख भी पा रहे हो कि मूविंग आइस, हिमनद के प्रवाह की दिशा जो है, जिसका पार्श्व या किनारा खड़े ढाल वाला होता है और देखने पर सर्क अर्धगोल रंगमंच के समान लगते हैं। इसका आकार आरामदायक कुर्सी से मिलता जुलता है और ये हिम से भरे रहते हैं। इस कारण से इन्हें हिमागार या हिमगर्त कहते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं होता कि हमेशा ये हिम से भरे रहें। जब हिम पिघल जाती है तो खुले गर्त के रूप में होते हैं और जल भर जाने से झील का निर्माण हो जाता है। सर्क को आकार की दृष्टि से इसमें पर्याप्त भिन्नता होती है और सर्क को कोरी के नाम से भी अपन जानते हैं। आकार के रूप में अगर देखा जाए तो सर्क के अपन जो रूप बता सकते हैं उनमें है साधारण सर्क, कंपाउंड सर्क, मिश्र सर्क, लटकते सर्क तथा निवेशन सर्क। खुले हुए जो हैं सर्क या रिक्त सर्क में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहली है हेड वाल, शीर्ष दीवार। ये सर्क की बेसिन से ऊपर की ओर लंबवत होती है। सर्क की दीवार तीव्र ढाल वाली होती है और इसके आधार पर मलबा और टालस आदि का जो संचयन है वो कभी नहीं होता है। इससे स्पष्ट होता है कि सर्क के निर्माण में अपक्षय का महत्वपूर्ण हाथ नहीं होता है, बल्कि हिमनद के अपरदन द्वारा ही इसका निर्माण होता है। जो इसके लिए उपयुक्त दशाएं होती हैं वो हिमानीकरण, पहली जो दशा है हिमानीकरण से पहले निर्मित घाटियाँ पास पास न होकर दूर दूर होनी चाहिए। दूसरा है हिमपात इतना अधिक होना चाहिए कि विस्तृत हिम क्षेत्र तथा हिमनद का निर्माण हो सके।
लेकिन इतना अधिक भी नहीं हो कि उसके संचयन से हिम टोपी या हिम चादर का निर्माण हो जाए। जहाँ पर सर्प का निर्माण होना है वहाँ की सेल समान संरचना वाली हो, जिससे कि इसका निर्माण आसानी से हो सके। सर्प का द्वितीय भाग उसकी बेसिन के रूप में होता है। पहला था शीर्ष दीवार, दूसरा है बेसिन के रूप में। ये सर्प का दूसरा भाग उसकी बेसिन के रूप में होता है। ये सर्प की तली को प्रदर्शित करता है। शीर्ष दीवार के आधार पर अधिक गहरी तथा अंदर की ओर होती है। हिम के पिघल जाने पर सर्प की बेसिन में जल के संचित होने पर झील का निर्माण हो जाता है। और तीसरा जो इसका भाग है वो है सर्प नीचे की ओर जहाँ पर समाप्त होता है, उसे सर्प का चोखटा कहते हैं। सर्प का जो निर्माण होता है उसकी जो प्रोसेस है वो बहुत ही विवादास्पद है और जटिल भी है। सामान्य रूप से माना जाता है कि सबसे पहले ढाल पर तुषार चीरण द्वारा हिमनद की सतह पर एक छिद्र बन जाता है, जो फ्रॉस्ट होता है जमा हुआ। गर्मी के समय में हिम के पिघलने से प्राप्त जल जो छिद्र बना है उनसे होकर नीचे की ओर प्रवेश करता है। अब क्या होगा, रात के समय कम तापमान के कारण जमकर ठोस हो जाएगा और ठोस हो जाने के बाद फैलता है, जिस कारण छिद्रों में दबाव पड़ता है और जिसके फलस्वरूप छिद्र टूटकर बड़े हो जाते हैं। अब उनके टूटने से जो प्राप्त अवसाद है उसको हिमनद स्थानांतरित कर देता है। धीरे धीरे हिमनद द्वारा ये छिद्र अधिक विस्तृत कर दिए जाते हैं और इस तरह से एक पूर्ण विकसित सर्प का निर्माण हो जाता है। इस तरह से सर्प के निर्माण के लिए इस सामान्य विचारधारा के विपरीत और उससे मिलते जुलते अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन विद्वानों द्वारा किया गया है, जिसमें आप जॉनसन, हाब्स, लेविस, बोमन आदि का नाम बता सकते हैं। ये था अपना सर्प किस तरह से जो बनता है और उसका डायग्राम। अब आता है यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी जो है पर्वतीय भागों में ये जो घाटी बनती हैं, यानी हिमनद की जो घाटी हैं, अंग्रेजी के यू अक्षर से मिलती हैं। इस आधार पर इन्हें यू आकार की घाटी कहते हैं। पर्वतीय भागों में घाटी हिमनद ऐसी घाटियों से होकर प्रवाहित होते हैं जिनके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं और तली सपाट तथा चौरस होती है। घाटी की अनुप्रस्थ परिच्छेदिका पूरी तरह यू आकार की नहीं होती। कभी कभी इन घाटियों की सहायक घाटियाँ ऊपर लटकती रहती हैं। इस तरह की जो घाटियाँ होती हैं उन्हें लटकती घाटी से युक्त यू आकार की घाटी कहते हैं। हिमनद पर्वतीय उच्च भागों में हिमनद अपनी कोई नवीन घाटी का स्वयं निर्माण नहीं करता, पहले से नदियों द्वारा निर्मित घाटियों को परिवर्तित एवं संशोधित करता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, हिमनद के अपघर्षण
तथा उत्पाटन की क्रियाओं द्वारा ये घाटियाँ जिनसे होकर हिमनद प्रवाहित होता है कट कर चौड़ी होती रहती हैं और उनके किनारे लंबवत होते जाते हैं, तली सपाट तथा चौरस हो जाती है और कभी कभी इनकी तली में मलबे का निक्षेपण भी हो जाता है। इस प्रकार से निर्मित यू आकार की घाटियों के लंबवत किनारे अवतल ढाल वाले होते हैं और अगर सैल असमान अवरोध वाली है तो घाटी के किनारे सोपानाकार हो जाते हैं, क्योंकि जो चट्टानें एक समान नहीं होंगी तो अलग अलग हिसाब से उनका कटान होता है। यू आकार की घाटी के निर्माण के जो विषय में है उसमें भी विद्वानों में मतभेद है। दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहले जो वर्ग के विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि हिमनद स्वयं किसी घाटी का निर्माण नहीं करता है, बल्कि नदियों द्वारा निर्मित घाटियों में होकर प्रवाहित होता है और उसे अपरदन द्वारा परिवर्तित करके यू आकार का रूप प्रदान करता है। दूसरा वर्ग ये मानता है कि हिमनद जो है वो अपरदन द्वारा इसका निर्माण करता है स्वयं अपनी घाटी का, और टिंडल महोदय ये जो विचार है इसके समर्थक हैं। इनके अनुसार यू आकार की घाटियों के निर्माण में जल का हाथ नहीं रहता। हिमनद अपने अपघर्षण तथा उत्पाटन की क्रिया द्वारा इन घाटियों का निर्माण करता है। यदि यू आकार की घाटियों की गहराई और चौड़ाई पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट हो जाता है कि इतना विशाल घाटियों का निर्माण केवल हिमनद द्वारा संभव नहीं हो सकता। पर्वतीय भाग में सरिताओं का विकास होता है और अपनी घाटियों का विकास करती रहती हैं ऐसे स्थानों पे जहाँ सदैव हिमाच्छादित नहीं होता। ऊपरी भाग में जब हिमनद प्रवाहित होता है तो ये पहले से निर्मित नदियों की घाटियों का अनुसरण करते हुए उसे परिवर्तित करके यू आकार का रूप प्रदान कर देते हैं। इस तरह से पहला जो मत है वो ज़्यादा सत्यता के करीब लगता है, लेकिन दूसरे मत को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि हिमनद सदैव पूर्व निर्मित नदियों की घाटियों से होकर ही प्रवाहित नहीं होते हैं। इसके साथ ही आता है लटकती घाटियाँ, जिसमें लटकती घाटियाँ यानी यू आकार की जो घाटी होती है, जब हिमनद की मुख्य घाटी के तल से उसमें मिलने वाली सहायक घाटियों के तल अधिक ऊंचे होते हैं तो सहायक घाटियाँ लटकती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए इन्हें लटकती घाटियाँ यानी लंबी घाटियाँ कहते हैं। हिम जब पिघल जाता है तो लटकती घाटियों से जल जब नीचे गिरता है तो प्रपात का निर्माण होता है और इनको प्रपाती घाटियाँ भी कहते हैं। इसके निर्माण के विषय में भी दो मत प्रचलित हैं। पहले के अनुसार लटकती घाटियों का निर्माण पूर्ण रूप से हिमानी द्वारा प्रदन के कारण होता है और लटकती घाटी का निर्माण हिमनद की मुख्य घाटी और सहायक घाटी के अलग अलग तल के कारण होता है। यानी इन घाटियों का निर्माण मुख्य हिमनद तथा उसकी सहायक शाखाओं द्वारा असमान अप्रदन के कारण होता है। मुख्य हिमनद अपनी सहायक हिमनदियों की अपेक्षा अधिक लंबा, चौड़ा तथा विस्तृत होता है। मुख्य ग्लेशियर अपनी घाटी को सहायक हिमनदियों की अपेक्षा अधिक चौड़ा और गहरा करता है।
इस कारण सहायक घाटियों की अपेक्षा वह अधिक गहरी हो जाती है और सहायक घाटी का तल मुख्य घाटी के तल से अधिक ऊंचा रह जाता है। इस स्थिति में उच्च तल वाली सहायक घाटियाँ लटकती घाटियाँ प्रतीत होती हैं। और यहाँ आप डायग्राम में भी देख रहे हो, मुख्य घाटी नीचे है और ऊपर की ओर लटकती घाटी। दूसरा जो मत है हिमनद को सैलों के संरक्षक के रूप में मानता है। इस वर्ग के अनुसार मुख्य घाटी में नदी का विकास होता है और उसकी सहायक नदियाँ पर्वतों के अधिक ऊंचे भागों से आकर मुख्य घाटी से मिलती हैं और अधिक ऊंचाई से आने के कारण हिम से भरी रहती हैं। ये हिम नदियाँ मुख्य नदी से निचले भागों में मिलती हैं। मुख्य घाटी में जल होता है तब जल द्वारा प्रदन के कारण तीव्र गति से अधिक गहरी तथा चौड़ी होती रहती है और सहायक घाटियाँ हिम से भरी रहने के कारण कम अप्रदन के कारण अधिक गहरी नहीं हो पाती हैं, जिसके फलस्वरूप सहायक घाटियाँ जहाँ मुख्य घाटी में मिलती हैं वहाँ पर मुख्य घाटी का तल सहायक घाटी के तल से अधिक नीचा हो जाता है और ये लटकती हुई प्रतीत होती है। और ये जो द्वितीय वर्ग है इसके लिए इसके पक्ष में जो प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं वो पहला है सभी सहायक घाटियाँ मुख्य घाटी से समान रूप से नहीं लटकती। दूसरा है घाटी हिमनद के क्षेत्र में सभी जगह लटकती घाटी नहीं मिलती हैं। तीसरा है प्रत्येक मुख्य घाटी की सहायक घाटी नहीं होती है। चौथा है लटकती घाटियाँ केवल उन पर्वतीय भागों में मिलती हैं जहाँ पर सहायक हिमनदियाँ ऊंचे भागों से अधिक ऊंचे भागों से आती हैं। लटकती घाटियाँ आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि जब हिम पिघल जाता है उसमें जल का समावेश हो जाता है तो जलप्रपातों का निर्माण होता है और इन जलप्रपातों के द्वारा जल विद्युत पैदा की जाती है। तो ये थी अपनी यू आकार की घाटी एवं लटकती घाटियाँ। उसके बाद अपन पढ़ेंगे हार्ण। जब किसी पहाड़ी के पार्श्वों पर कई सर्क बन जाते हैं तथा निरंतर अपघर्षण द्वारा ये पीछे हटते जाते हैं तो उनके मिलने से एक पिरामिड के आकार की चोटी का निर्माण हो जाता है। इस तरह की नुकीली चोटी को हार्ण या गिरी शृंग कहते हैं। इसमें आप देख रहे हो ये जो सर्क बना हुआ है, कई सर्क बन गए और निरंतर अपघर्षण होता रहता है, उससे ये इस तरह की पिरामिड जैसी आकृति बन जाती है। आल्प्स पर्वत पर मैटरहार्न स्विट्जरलैंड में इसका मुख्य उदाहरण के रूप में आप याद रख सकते हो। जब एक पहाड़ी के दोनों ओर सर्क विकसित होकर मिल जाते हैं तो एक गड्ढा बन जाता है और इस तरह के मार्ग को कॉल या हिमानी दर्रा कहते हैं। और इस तरह के कॉल या हिमानी दर्रा आल्प्स पर्वत में हिमानी द्वारा निर्मित मिलते हैं। अब आता है आपका अरेत या तीक्ष्ण कटक। पर्वतीय भागों में जब किसी पहाड़ी के दोनों ओर अर्धवर्ताकार गर्त एक दूसरे की ओर सरकने लगती हैं तो उनके मध्य का भाग अपरदित होकर नुकीला होने लगता है और धीरे धीरे पूर्ण विकसित चोटी का निर्माण होता है, जिसका ऊपरी भाग अत्यधिक नुकीला होता है और इसका आकार कंघी के जो दांते होते हैं उसके समान होता है। और इस तरह के नुकीले
जो तीक्ष्ण कटक हैं उसको अरेत या अरेटी कहते हैं। इसी तरह से हम टार्न के बारे में पढ़ेंगे। सर्क की बेसिन में अधिक हिम के दबाव तथा हिम की अधिक गहराई के कारण चट्टानी तली में अपरदन द्वारा गड्ढे बन जाते हैं। इस तरह से सर्क की बेसिन में एक सैल बेसिन का निर्माण होता है और जब हिम पिघल जाती है, अदृश्य हो जाती है पिघलकर, तो इस सैल बेसिन में जल भर जाता है और एक झील का निर्माण हो जाता है। इस झील को सर्क झील या टार्न कहते हैं। बाकी के बचे हुए जो अपरदनात्मक स्थल रूप हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।